गुड मॉर्निंग सभी ट्रेनी को, सुप्रभात। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर। पिछला जो था वो हमने तैयार करके यूट्यूब के ऊपर चढ़ाया, उससे देखा कि काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स मिला है। आज मैं जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। अगर किसी ट्रेनी को कोई समस्या आती है वो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, उनकी जो भी समस्या होगी मैं सॉल्व करूँगा। आज ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम लेके चलते हैं कि आज का जो टॉपिक होगा मेरा वो ट्रांसफार्मर के ऊपर होगा। नाम देखते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांस का मतलब होता है हस्तांतरण। पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि ट्रांसफार्मर है वो इंस्ट्रूमेंट तो मैकेनिकली है या यांत्रिकी या स्थितिक। तो ट्रांसफार्मर है वो स्थितिक उपकरण है। इसका कोई भी पुर्जा है, ट्रांसफार्मर का कोई भी पुर्जा है वो मैकेनिकली प्रणाली का नहीं होता है। ये इसके सभी जो पुर्जे होते हैं वो स्थिर होते हैं, अपनी जगह स्थिर ही रहते हैं। इसीलिए इसे स्थितिक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण कहा जाता है। अपने पास आगे देखते हैं तो ये क्या करता है कि ट्रांसफार्मर का मेन जो कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, हस्तांतरित करता है। एक सर्किट से दूसरी सर्किट में क्या करता है, ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। अपने पास अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक जो वाइंडिंग होती है वो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अपने पास देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो दो इसके अंदर कॉइल या उसे हम वाइंडिंग कह सकते हैं। और ये एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। दो कॉइल या वाइंडिंग होती है, एक को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर है वो हमें पता रहना चाहिए कि किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। ट्रांसफार्मर इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर है वो कार्य करता है। अब अपने पास एक एसी और दूसरी अपने पास होती है डीसी। दो प्रकार की करंट होती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डीसी में नहीं होता, इसी कारण से ट्रांसफार्मर है वो केवल डीसी पर ही कार्य नहीं करता, केवल वो एसी पर कार्य करता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर एसी पर ही कार्य करता है, डीसी पे कार्य नहीं करता। कारण अभी हमने यहाँ बताया है कि म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होता है, अन्योन प्रेरण, वो एसी के अंदर ही होता है, डीसी के अंदर नहीं होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर देखिए हम अभी मैंने चर्चा की थी यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है अपने पास सेकेंडरी वाइंडिंग। ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो इसके अंदर क्या होगा, हमेशा
इस वाइंडिंग के अंदर, प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग के अंदर सप्लाई को हम देते हैं। यहाँ पर हमेशा सप्लाई देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर सप्लाई दी जाती है और ये इनपुट का भी कार्य करती है, इसीलिए इसे प्राइमरी वाइंडिंग या केवल इसे प्राइमरी भी कहते हैं। इसे प्राइमरी भी बोल सकते हैं या इसे प्राइमरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। अपने पास आती है दूसरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। इस सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके बारे में, ये जो वाइंडिंग होती है यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। ये हमेशा जहाँ पर लोड होता है, लोड से इसे जोड़ा जाता है। ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर हम सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग से हम सप्लाई को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सप्लाई हम जहाँ से हम प्राप्त करते हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, जो आगे लोड होता है उस लोड को हम सेकेंडरी वाइंडिंग से ही जोड़ते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो बीच में ट्रांसफार्मर की एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में देखें तो क्या चीज है ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये क्या है, यह है विद्युतिक ऊर्जा का हस्तांतरण। अपने पास विद्युतिक ऊर्जा का हस्तांतरण स्थितिक अवस्था में होता है। विद्युत ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है वो क्या होता है, स्थितिक अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। ट्रांसफार्मर का देखें और हम, तो ये क्या करता है कि इसका कोई भी हिस्सा है या कोई भी जो पार्ट है वो गति नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का ऊर्जा का हस्तांतरण करेगा, स्थितिक अवस्था में करता है, इसका कोई भी हिस्सा स्थिर अवस्था में रहता है। यह विद्युत ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए यांत्रिक ऊर्जा ऑपरेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जब यह ऊर्जा का हस्तांतरण करता है तो हम देखते हैं इसमें यांत्रिकी ऊर्जा की या ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऊर्जा का जब हस्तांतरण करता है तो शांतिपूर्ण तरीके से करता है, इसमें किसी प्रकार का शोर नहीं होता है। यह जब ऊर्जा का यांत्रिक विधियों में, जब हम इसमें ऊर्जा का हस्तांतरण करते हैं तो इसमें यांत्रिक विधि होती ही नहीं है, सभी पुर्जे स्थिर होते हैं। तो शोर, आवाज ये भी इसमें कम होती है, कम से कम, क्योंकि यांत्रिकी सिस्टम होता ही नहीं है, इसीलिए इसमें शोर है वो भी होता नहीं है। जब हम इसको सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग अगर देखें, अपने पास ये दोनों वाइंडिंग देखें तो दोनों वाइंडिंग क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, पृथक होती है। ये आपसी में इनका प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई भी मिलाप नहीं होता है, दोनों अलग अलग होती हैं। इसी कारण से क्या होगा कि इसमें अगर हम इसके चेचिस को हम टच या हम हाथ से छूते हैं, करंट लगने की संभावना बहुत कम होती है। ट्रांसफार्मर में
हमें विशेष किसी ऊर्जा की अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपना कार्य पूर्ण अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम इसमें रखरखाव से संबंधित या टूट फूट से संबंधित हम देखें तो बहुत कम होता है। स्थितिक अवस्था में होने का हमें ये भी एक लाभ प्राप्त होता है। इसमें रखरखाव में ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है और इसमें टूट फूट की भी संभावना बहुत कम होती है। यहाँ तक हमने ट्रांसफार्मर के बारे में देखा है। अगला अपना पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम चले तो अपने पास ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में देखते हैं। तो अपने पास कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर, उसके बाद में है आउटपुट के आधार पर, उसके बाद में है कार्य के आधार पर, उसके बाद में है फेज के आधार पर, उसके बाद में है पावर रेटिंग के आधार पर है, उसके बाद में अपने पास है कूलिंग विधि के आधार पर। इसी प्रकार से हम देखें तो ये है अपने पास टोटल 6 प्रकार से। पहला होगा अपने पास कोर के आधार पर, दूसरा होगा आउटपुट है, आउटपुट के आधार पर, उसके बाद में है कार्य के आधार पर, उसके बाद में है अपने पास फेज के आधार पर, और उसके बाद में है पावर के आधार पर, उसके बाद में है कूलिंग विधि के आधार पर अपने पास। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो अपने पास विभिन्न प्रकार से ये ट्रांसफार्मर है, उनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला लेके चलते हैं कोर के आधार पर। एज पर कोर, तो कोर के आधार पर है वो 3 प्रकार से होते हैं। कोर टाइप, सेल टाइप, बैरी टाइप। कोर के आधार पर अपने पास ट्रांसफार्मर होंगे वो 3 प्रकार से होते हैं। वो होते हैं कोर के आधार पर, सेल के आधार पर और बैरी के आधार पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पास कोर के आधार पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो होगा अपने पास, इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो मोटे कागज के आधार बेस, मोटे कागज या आधार पर बेलनाकार खोल पर लपेटकर बनाई जाती है। तो कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है उसी के आधार पे हम देखते हैं कि इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मोटा कागज लेते हैं। उस मोटे कागज से हम क्या करते हैं, एक आधार या बेस तैयार करते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार जो होता है, बेलनाकार जो खोल होता है उस खोल पर लपेटकर बनाई जाती है। और जब बेलनाकार होता है तो उसके जो मध्य में लोहे की लेमिनेटेड कोर फिट की जाती है। लोहे की या सॉफ्ट आयरन की कोर को हम क्या करते हैं, उसके मध्य डालते हैं या फिट कर देते हैं। इस प्रकार के जो अपने पास ट्रांसफार्मर है या कोर के आधार पे जो अपने पास ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर आज
बहुत कम ही हमें देखने को मिलेंगे या प्रचलन में हमें मिलेंगे। उसके बाद में है सेल के आधार पर देखते हैं तो अपने पास सेल के आधार पे जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होगा कि इसमें ई तथा आई आकार की लेमिनेटेड कोर प्रयोग की जाती है। सेल के आधार पर इसमें जो हम कोर को डालते हैं वो ई और आई, और वो भी लेमिनेटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो कोर डाल रहे हैं उस कोर को एक तरफ या दोनों तरफ अचालक वार्निश या ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। उसके बाद में जब हम इस कोर को इस सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर डालते हैं तो हर कोर अलग अलग होती है, क्योंकि उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, अचालक की परत चढ़ा देते हैं। अचालक की परत चढ़ाने से हमें क्या होगा, जब हम इसमें से हम करंट प्रवाहित करते हैं या फ्लक्स का प्राइमरी में जब हमें फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो एडी करंट से ये एक क्षति होती है। उस एडी करंट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर जो डाले जाने वाली ई या आई, ये दो प्रकार की कोर होती हैं। एक का आकार होता है ई आकार का और एक का आकार होता है आई आकार। इन कोरों के ऊपर हम क्या करेंगे, लेमिनेशन करेंगे, अचालक की परत चढ़ा देते हैं। उसी अचालक की परत चढ़ाने का कार्य है कि एडी करंट से या ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट की जो क्षति होती है उस क्षति को हम क्या करते हैं, कम करने के लिए हम लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं। तो कोर के आधार पर सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर हम जो कोर डालेंगे वो एक तो ई और एक आई है, और उनको भी हम लेमिनेशन करके डाला जाता है। बीच में हमें कोर के बारे में, मैंने लेमिनेशन के बारे में बताने की कोशिश की है कि बच्चों को यह भी पता रहे कि लेमिनेशन क्या होता है। लेमिनेशन का मतलब होता है इस कोर के ऊपर दोनों तरफ या एक तरफ अचालक की परत चढ़ा देते हैं। अचालक की परत चढ़ाने के लिए अपने पास वार्निश या ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं सेल टाइप जो कोर हमने प्रयोग की जाती है उस कोर को लेमिनेशन करते हैं। प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग कोर के मध्य भाग में एक दूसरे पे लपेटी जाती है। इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी वो मध्य भाग में और एक दूसरे के ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं या लपेटते हैं। यहां से इन दोनों को हम डालते हैं। यहां पर बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी है, वो मध्य के एक ही भाग पर प्राइमरी को पहले हम उसके ऊपर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को चढ़ाते हैं। सेल टाइप मध्य के भाग में इसमें कोर एक दूसरे के ऊपर लपेटी जाती है। एक दूसरे के ऊपर लपेटते हैं तो इसी प्रकार चुंबकीय फलक से कोर के मध्य भाग में दो मार्गों पे विभाजित हो जाता है और दोनों कोर के चारों ओर घिर जाता है तथा यह है एएफ तथा एलएफ ट्रांसफार्मर सेल टाइप के होते हैं। एएफ और एलएफ ये दोनों सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अपने पास ये इस प्रकार से है, इसके मध्य भाग में
यहाँ पर हम प्राइमरी वाइंडिंग लपेटते हैं और यहीं पर हम सेकेंडरी वाइंडिंग देखते हैं। जब इसके ऊपर हम प्राइमरी में सप्लाई जोड़ते हैं या प्राइमरी में हम जैसे ही सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लक्स उत्पन्न होगा और ये जो कोर हमने जो डाल रखी है वो क्या करती है, वो एक फ्लक्स के लिए एक पथ, एक रास्ते का निर्माण करती है। उन फ्लक्स को यहाँ से बाहर न हो इसीलिए ये अपना एक रास्ता तैयार करती है। और इन्हें प्राइमरी में जब हम एसी सप्लाई देते हैं, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक बनेगा, मैग्नेट बनता है, फ्लक्स बनती है। उन फ्लक्स के लिए ये कोर है वो एक पथ का, एक रास्ते का निर्माण करती है और ये है उसी के अंदर। इसी कारण से फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर रहे, इसी पथ में रहे, कोर जो डाल रहे हैं उसी पथ में रहे। यहाँ पे जो सेकेंडरी के अंदर ऊर्जा का हस्तांतरण होगा वो कौन होता है, कोरों को बाहर फैलने से रोकने का कार्य करता है। उसके बाद में आता है बैरिक टाइप ट्रांसफार्मर। बैरिक टाइप जो ट्रांसफार्मर है, यह ट्रांसफार्मर सेल का ही सुधरा हुआ रूप होता है। तो कहने का मतलब है जो अपने पास सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें हमने कुछ सुधार किया है, उसी सुधार को हमने आगे रख दिया है बैरिक टाइप ट्रांसफार्मर। इसी में कुछ सुधार करके हमने बैरिक टाइप ट्रांसफार्मर में आगे बैरिक टाइप ट्रांसफार्मर उसको हम कह रहे हैं। ये क्या करता है, मुख्य कोर को बेलनाकार, इसमें जो मुख्य कोर होती है वो बेलनाकार होती है, इस पर दोनों वाइंडिंग लपेटी जाती है। कोर के मुख्य भाग में जो होता है उसमें 8 से 10 सेल निकले होते हैं जो मुख्य कोर के चारों तरफ से घिरे होते हैं। इसमें देखें तो सेल टाइप में ही कुछ सुधार हुआ है। इसी प्रकार से क्या होता है कि अपने पास जो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय जो ये फ्लक्स होते हैं, इन्हीं चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज जो होता है वो न्यूनतम होता है। लीकेज का मतलब है कि जो फ्लक्स होती है ये अपने ही रास्ते में चलती रहे, ये बाहर की तरफ न फैले। ये अगर बाहर की तरफ फैलते हैं तो अपने पास क्या होता है, अनावश्यक रूप से ऊर्जा का अपव्यय होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल टाइप में कुछ फ्लक्स है वो बाहर की तरफ हो जाती हैं। हमने उन्हीं को बैरिक टाइप में क्या किया है, जो फ्लक्स लीकेज होती है वो क्या रहे कि कम से कम रहे। तो चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम कर दिया जाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक हो जाती है। ये कार्य करने से हमें क्या होता है कि फ्लक्स की लीकेज वो कम होगी, वो न्यूनतम हमने कर दी है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता पे क्या होगा, दक्षता अधिक होती है। इसका उपयोग विशेष प्रकार के सर्किटों में किया जाता है। तो बैरिक टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, जो विशेष प्रकार की सर्किट होती है उनमें बैरिक टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर। आउटपुट के आधार पर हम ट्रांसफार्मर देखें तो दो प्रकार से होगा, एक होगा स्टेप अप, एक होगा स्टेप डाउन। ये दो प्रकार से ट्रांसफार्मर होंगे आउटपुट के आधार पर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी से प्राप्त होने वाले वोल्टेज प्राइमरी की अपेक्षा अधिक होते हैं। स्टेप अप
अब मानिए जो आपने इनपुट वोल्टेज दिए हैं वो क्या होगा, सेकेंडरी से जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होगा, अधिक होगा। उसे हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देखते हैं तो जो सेकेंडरी से प्राप्त होने वाला वोल्टेज प्राइमरी की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो कहने का कार्य अपने पास देखें तो जैसे हम अपने पास प्राइमरी के अंदर हम 200 वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर हमें अगर 250 वोल्टेज प्राप्त होते हैं तो कहने का मतलब है सेकेंडरी से प्राप्त वोल्टेज वो प्राइमरी से क्या है, अधिक है। इसलिए हम वोल्टेज के आधार पर देखें तो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्राइमरी के वोल्टेज कम होते हैं और सेकेंडरी के वोल्टेज क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो यदि यह मान लिया जाए कि अपने पास प्राइमरी की पूरी वैद्युतिक ऊर्जा सेकेंडरी में पहुंच रही हो तो प्राइमरी में ऊर्जा सेकेंडरी में ऊर्जा, तो कहने का मतलब है पावर प्राइमरी बराबर पावर सेकेंडरी। उसके बाद में अपना पास आता है वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां से स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है उसको हम क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन में उल्टा कर देते हैं। प्राइमरी में ऊर्जा और सेकेंडरी में ऊर्जा जो होगी प्राइमरी की ऊर्जा की अपेक्षा सेकेंडरी में जो ऊर्जा है अगर हमें कम मिल रही है वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी में जो हमें दिया है तो कहने का कार्य है मतलब है जैसे हम प्राइमरी में 200 वोल्टेज दे रहे हैं और हमें सेकेंडरी से 150 वोल्टेज मिल रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपने पास इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सेकेंडरी की अपेक्षा सेकेंडरी से प्राप्त होने वाले वोल्टेज प्राइमरी की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। अतः इसी चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो सेकेंडरी की जो वोल्टेज टर्न संख्या है वो प्राइमरी की टर्न संख्या से क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें तो यहां पर हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इनकी अगर वाइंडिंग की चर्चा करें तो संख्या की, तो यहां पर हम देखते हैं स्टेप अप तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी की जो टर्न संख्या स्टेप अप में जो प्राइमरी की जो टर्न संख्या होगी वो कम होगी और सेकेंडरी की जो टर्न संख्या होगी वो अधिक होगी। इसी को अगर विपरीत देखें स्टेप डाउन में देखते हैं तो स्टेप डाउन में क्या होगा, प्राइमरी की जो ऊर्जा होती है वो अधिक हो, प्राइमरी की जो टर्न संख्या होगी वो अधिक होगी और सेकेंडरी की जो टर्न संख्या होगी वो कम होगी। तो हमें उसमें लपेटे जाने वाली कॉइल है उनके जो टर्न संख्या है उसका भी हमें पता रहना चाहिए कि प्राइम टर्न संख्या किस में अधिक होगी या किस में कम होगी। कार्य के आधार पे देखें, आगे हम देखते हैं कार्य के आधार पे देखें एज पर यूज। यहां पे हम देखते हैं तो अपने पास मेन पहला होगा मेन या पावर ट्रांसफार्मर। मेन या कार्य के आधार पे हम ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो हम देखते हैं पहला मेन ट्रांसफार्मर या उसे हम पावर ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं।
इसमें हम देखते हैं तो यह जो ट्रांसफार्मर है वो मेन एसी सप्लाई अर्थात अगर और भी हम देखें तो 230, 50 हर्ज या 60 पे हर्ज पर कार्य करता है। इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी 2 या 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। अगर इसमें देखें तो अपने पास प्राइमरी तथा सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है मेन या पावर ट्रांसफार्मर में देखते हैं तो इसमें 2 या 3 प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये अगर हम देखें तो अपने पास जो पुराने जो टेलीविजन थे उनमें मेन या पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो वाइंडिंग होती है उन वाइंडिंगों की प्राइमरी तथा सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसमें 2 या 3 वाइंडिंग होती थी। उसके बाद में आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। अपने पास ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है यह ट्रांसफार्मर केवल एक ही वाइंडिंग का होता है, एक ही वाइंडिंग होती है इसमें, उसी वाइंडिंग को हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बनाया जाता है। यही एक ट्रांसफार्मर है जिसमें एक वाइंडिंग होती है और उसी में हम एक कॉमन टेपिंग या कॉमन टर्मिनल निकाला जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में यही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें एक वाइंडिंग होती है और उसमें से हम एक कॉमन टेप या कॉमन टर्मिनल निकाल कर उसी से हम इसे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। वाइंडिंग का एक सिरा तथा कॉमन टेपिंग प्राइमर का कार्य करता है और उसी का दूसरा सिरा और कॉमन जो टेप हम निकालते हैं वो सेकेंडरी का कार्य करता है। अगर हम देखें या इसका उपयोग देखते हैं तो टीवी के अंदर EHT के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर को हम काम में लेते हैं। बैटरी एलिमिनेटर ये भी कार्य के आधार पर या यूज के आधार पर कार्य काम में दिया जाता है। बैटरी एलिमिनेटर यह ट्रांसफार्मर भी मेन जो सप्लाई होगी अपने पास 230, 50 हर्ट्ज पर कार्य करता है। इसका उपयोग LDC तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। पावर सप्लाई यूनिट जिसे बैटरी एलिमिनेटर भी कहते हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर अपने पास छः वोल्ट की अगर हमें सप्लाई आवश्यकता पड़ती है तो बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने पास AC को हम DC में कन्वर्ट करने के लिए तो बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर को हम काम में लेते हैं। जिस प्रकार से 909, 606 अलग अलग टेपिंग के अनुसार उसे काम में लिया जाता है। अगर बैटरी एलिमिनेटर देखें तो बैटरी एलिमिनेटर के अंदर अपने पास 1.5 वोल्टेज से उसके बाद में 3 वोल्टेज, उसके बाद में है 4.5 वोल्टेज, उसके बाद में है 9 वोल्टेज, उसके बाद में है 12 वोल्टेज। इन सभी की अलग अलग टेपिंग निकाल कर हम क्या करते हैं, एक रोटरी स्विच की सहायता से हमें जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है हम उसी रोटरी स्विच को घुमाकर
अलग अलग सप्लाई हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमें जब हम किसी चीज को रिपेयर कर रहे हैं, हमें रेट वोल्टेज की आवश्यकता है। रेट वोल्टेज के ऊपर रोटरी स्विच को सेट कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर में 3 वोल्टेज की आवश्यकता है तो 3 वोल्टेज को हम सेट कर सकते हैं। अगर 4.5 तो बैटरी एलिमिनेटर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो सेकेंडरी की वाइंडिंग होती है उस अलग अलग वोल्टेज के अनुसार हम निकालकर अलग अलग सप्लाई तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो 60690 अलग अलग ये टेपिंग निकाल कर भी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हम काम में ले सकते हैं। उसके बाद में देखें अपने पास ट्रांसफार्मर होते हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर के बारे में देखें, ये कार्य के आधार पर ही है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर देखें तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर के अंदर भी देखें तो ये क्या है, 2 एम्पलीफायर स्टेज को कपलिंग में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए तैयार किया जाता है। तो अपने पास जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य के आधार पर देखें, वो भी कार्य के आधार पर ही है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर है वो कार्य के आधार पर ही होता है। अगर देखें अपने पास 2 एम्पलीफायर है, 2 एम्पलीफायरों को अगर मैचिंग इंपीडेंस कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर को हम काम में लेते हैं तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज को अधिकतम क्या वैद्युतिक ऊर्जा क्या होती रहे, प्राप्त होती रहे। एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा को क्या है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा क्या मिलती रहे, ऊर्जा प्राप्त होती रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। उसके बाद में आता है आउटपुट ट्रांसफार्मर। यह वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ही ट्रांसफार्मर होता है। इसका उपयोग रिसीवर की आउटपुट स्टेज में लाउड स्पीकर की मैचिंग के लिए किया जाता है। यहां पर अगर देखें तो कार्य के आधार पर एक होता है अपने पास आउटपुट ट्रांसफार्मर। यह जो ट्रांसफार्मर होता है, यह ट्रांसफार्मर क्या करता है कि अपने पास एक स्टेप डाउन का ही ट्रांसफार्मर होगा, आउटपुट ट्रांसफार्मर भी। ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये क्या करता है कि रेडियो रिसीवर में आउटपुट जो स्टेज होती है, स्पीकर की जो स्टेज होती है जहाँ पे हम स्पीकर जोड़ते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पीकर और आउटपुट की जो होती है उसके मध्य आउटपुट ट्रांसफार्मर जोड़ा जाता है। पुश पुल ट्रांसफार्मर होते हैं, पुश पुल ट्रांसफार्मर होता है, पुश पुल एम्पलीफायर के लिए हम काम में लिया जाता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हमने पुश पुल एम्पलीफायर में हमने देखा है कि उसके इनपुट और आउटपुट में 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, वो ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं पुश पुल ट्रांसफार्मर। उसी के आगे हमने देखा था, उसी से आगे देखा था सिग्नल एंड पुश पुल एम्पलीफायर हुआ था। सिग्नल एंड पुश पुल, उसमें एक सिंगल ट्रांसफार्मर काम में लिया था, वो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है सिंगल एंड पुश पुल ट्रांसफार्मर। इसी के आधार पर देखते हैं, फेज के आधार पर देखते हैं। तो फेज के आधार पर फेज को देखते हैं तो फेज के आधार पर देखिए, फेज अपने पास 2 होते हैं, 3 फेज और सिंगल फेज। जो सिंगल फेज में काम लिया जाता है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, और जो 3 फेज के काम में लिया जाता है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद में होता है अपने पास कूलिंग सिस्टम या शीतलता के आधार पर। उन ट्रांसफार्मर को देखें तो अपने पास प्राकृतिक रूप से कूलिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है तेल के द्वारा
एक होता है जल के द्वारा, एक होता है वायु के द्वारा। वो होते हैं अपने पास ट्रांसफार्मर, शीतलन के आधार पर या कूलिंग के आधार पर। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सिंगल फेज एसी सप्लाई पे कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाएंगे। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर देखिए, सेम सिंगल फेज के अंदर वो होगा तो हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं, वो होता है। इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। उसके बाद में देखते हैं तो अपने पास थ्री फेज में देखते हैं तो थ्री फेज एसी वाली सप्लाई पे कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। थ्री फेज की जो सप्लाई होती है उसमें जो कार्य करता है, थ्री फेज की सप्लाई पे जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है वो होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद में होता है अपने पास कूलिंग के आधार पे देखें, प्राकृतिक रूप से कूलिंग के आधार पे देखते हैं तो अपने पास तेल के द्वारा या ऑयल के द्वारा कूल किया जाता है। उसमें हम जो इंसुलेटर तेल है उसका प्रयोग करते हैं। अचालक तेल होता है वो हम उस ट्रांसफार्मर के द्वारा या उसमें डाला जाता है। तो आज की जो अपने पास क्लास है वो हम देखें तो ट्रांसफार्मर के बारे में देखा है। ट्रांसफार्मर यहाँ पर अगर आज की क्लास में किसी प्रकार को किसी ट्रेनिंग को कोई समस्या आ रही है वो अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सूचना करें या मुझे सूचित करें कि सर ये समस्या आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबरों से मुझे सूचना करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। जब आप इसे देखोगे या आप इसे समझने की कोशिश करोगे, जब मुझे पता लगेगा या आपकी समस्या मेरे सामने आएंगी तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। यही शब्दों के साथ में आज मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।